Hello aspirants, welcome to coaching classes by Ash. My name is Asha Tiwari and as you people are aware that I am taking your classes for भारतीय न्याय संहिता, जिसमें से कि हम लोगों ने 3 क्लासेस कर ली है। एक आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास है, एक में मैंने नए सेक्शंस जो ऐड हुए हैं उनके बारे में बताया है और उसके बाद हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कंटिन्यू करने हुई एक क्लास हो चुकी है। अब ये हमारी 4th क्लास है जिसमें कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ पनिशमेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ जो कि 6 प्रकार के होते हैं और सेक्शन नंबर 9 यानी सेक्शन 8 कंप्लीट करके हम रुक गए थे। अब हम सेक्शन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको मैंने बताया था कि जहाँ पे फाइन के बारे में बात होती है और आपने फाइन नहीं दिया है तो आपको कितना इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, किस प्रकार से हो सकता है और रेशियो क्या होगा कि मान लीजिए आपने बाद में अगर फाइन दे दिया है तो। सेक्शन नंबर 9 कहता है कि मान लीजिए कि एक ऑफेंस है, ठीक है, जो कि सेवरल ऑफेंसेस एक जैसे कमिट हुए, तो क्या हर एक ऑफेंस की हमें अलग अलग सजा मिलेगी? जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि ए ने जो है एक छड़ी उठाई, उस छड़ी से उसने बी को 50 बार जो है छड़ी मारी, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके 50 बार छड़ी मारी, स्ट्रोक्स दिए उसको। तो क्या उसको हर एक स्ट्रोक का जो है वो पनिशमेंट मिलेगा? नहीं। उसको छड़ी से इसको हर्ट करने का, ए ने बी को हर्ट किया है या ग्रीवियस हर्ट किया है इन द केस इफ दैट इज, तो उसकी सजा मिलेगी। ये नहीं कि हर एक बार छड़ी मारने पे कितना हर्ट हुआ है उसकी सजा नहीं है। तो आपका सेक्शन नंबर 9 कहता है कि वेयर एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट्स, any of which parts it itself an offense, the offender shall not be punished with imprisonment of more than one of its offenses unless it is so expressly provided. आपका क्लॉज नंबर 2 कहता है, एक सेकेंड गाइज, क्लॉज नंबर 2 कहता है कि एनीथिंग इज एन ऑफेंस falling within two or more separate definitions of any law in force for the time being by which offenses are defined or punished. दूसरा कहता है several acts of which one or more than one would by itself or themselves constitute an offense constitute when combined a different offense. देखिए, अब ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए, एक तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ए जो है वो बी को छड़ी से मार रहा था, तो हर एक स्ट्रोक को हम अलग से काउंट नहीं करेंगे एज एन ऑफेंस। दूसरा एग्जांपल ये है कि मान लीजिए ए जो है वो बी को मार रहा है, ठीक है, ए जो है वो बी को मार रहा है, बीच में सी एक व्यक्ति आ जाता है जो इंटरफेयर कर देता है। अब यहाँ पे ए बी को मारते मारते सी को भी जो है मार देता है, जिससे कि सी को चोट पहुंचती है। तो अब क्या यहाँ पे जो है भाई एक ही छड़ी थी तो दोनों को एक ही छड़ी से मारा, तो क्या वो एक ही ऑफेंस माना जाएगा? नहीं। अब यहाँ ए और बी के बीच में अलग एक ऑफेंस चल रहा है और ए और सी के बीच में एक अलग ऑफेंस चल रहा है, तो ये दोनों की अलग अलग पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। ये है आपका सेक्शन नंबर 9। अब आ जाइए सेक्शन नंबर 10 पे। ये कहता है पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ द सेवरल ऑफेंसेस, जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच। ओके, इसको बहुत अंदर तक ना पढ़ के मैं आपको बता देती हूँ कि इसका मेन सार क्या है। देखिए, सेक्शन नंबर 10 कहता है कि उन सारे केसेस में जहाँ पे एक व्यक्ति बहुत सारे ऑफेंसेस के लिए गिल्टी है, ठीक है, जजमेंट में लिखा है कि बहुत सारे ऑफेंसेस हुए हैं, लेकिन इन बहुत सारे ऑफेंसेस में ये नहीं बताया जा पा रहा है जजमेंट में कि एक्चुअली वो सबसे ज्यादा गिल्टी किसके लिए है। तो इट इज डाउटफुल ऑफ विच ऑफ दीज ऑफेंसेस ही इज गिल्टी। तो ऐसे में जो ऑफेंडर है गाइस, उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो इन सारे ऑफेंसेस में जो ऐसा ऑफेंस है जिसकी लोएस्ट पनिशमेंट है, ठीक है, वो इसको मिलेगी। तो क्योंकि लॉ ये कहता है कि जहां पे डाउट है, ठीक है, जहां पे आपके दिमाग में डाउट आ गया है, वहां पे जो लोएस्ट पनिशमेंट है ऑफेंस की, जो जो भी ऑफेंस कमिट किया गया उसकी जो लोएस्ट पनिशमेंट है, इफ द सेम पनिशमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड एट ऑल, यानी कि अगर जो पनिशमेंट आप देना चाह रहे हो जिस ऑफेंस की, वो ऑफेंस के बारे में है ही नहीं, तो उससे मिलता जुलता जो ऑफेंस है उसकी जो लोएस्ट पनिशमेंट है वो आप दे सकते हो। ये ऐसा कहता है आपका सेक्शन नंबर 10। अब आते हैं सेक्शन नंबर 11 जो कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को डिफाइन करता है। ये आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 11 कहता है कि इस संहिता के अंतर्गत जहां पे कोर्ट ने किसी को रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया है अपने सेंटेंस में, ठीक है, तो कोर्ट वहां पे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए भी बोल सकती है, मिलता है जनरली। अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है, याद रखिएगा कि 3 महीने से ज्यादा का नहीं दिया जाता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एकदम
एक छोटा सा कमरा जहाँ पे किसी से आप बात नहीं कर सकते हैं, आप पूरे टाइम वहाँ पे बस बैठे रहते हैं। छोटा सा बहुत जेल होती है वो, बहुत छोटी सी है। आपने देखा होगा मूवीज में, तो बहुत ज़्यादा उसको बखान करने लायक वैसे तो नहीं होता है। तो छोटा सा खिड़की, उसी के थ्रू आपको खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, या नीचे से दे दिया जा रहा है, एंड यू आर नॉट अलाउड टू टॉक टू एनीवन इन अ डार्क रूम। ये होता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ठीक है। तो ये 3 महीने से ज्यादा नहीं दिया जाता है, और 3 महीने भी एक साथ नहीं दे सकते हैं, ये भी रूल है भाई। 3 महीने एक साथ अगर आपने किसी को बंद कर दिया तो क्या ही हालत होगी, सोचिए। तो 3 महीने मैक्सिमम है, और वो 3 महीनों को भी डिफाइन किया गया है कि कैसे कैसे उन 3 महीनों को काटना है। देखिए, ए हमारा कहता है, क्लॉज ए सेक्शन 11 का, कि जहां पे इम्प्रिजनमेंट रिगरस वाला जो मिलता है, वो 6 महीने से ज्यादा का नहीं है, वहां पे 1 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिल सकता है। जहां पे 6 महीने से ज्यादा है लेकिन साल भर से ज्यादा का आपका टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट आपको नहीं मिला है, पनिशमेंट नहीं मिला है, वहां पे 2 महीने से ज्यादा नहीं होगा। और जहां पे साल भर से ज्यादा का आपको पनिशमेंट मिला है, वहां पे आपको 3 महीने से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं मिल सकता। अब आपके दिमाग में है कि अगर मान लीजिए मैम 6 महीने से कम है तो 1 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिल सकता है, तो क्या 6 महीने में जो है 5 महीने वो नॉर्मल रहेगा और 1 महीने वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहेगा? अगेन नो। हमेशा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बहुत ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। कोर्ट भी ये मानती है। इसलिए अगेन ये महीने तो ये बताएं कि अगर आपका टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इतना है तो मैक्सिमम इतना दिया जा सकता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब इसका भी जो है इन्होंने इसको भी जो है डिफरेंशिएट किया है कि कितने कितने में इसको और हम बांट सकते हैं। तो ये सेक्शन 12 हमको बताता है कि क्या लिमिट होती है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की। ये तो समझ में आ गया ना, 6 महीने तक का 1 महीना, 6 से 1 साल 2 महीना, और 1 साल से ज्यादा 3 महीना। इतना तो आपको समझ में आ गया सेक्शन 11। अब सेक्शन 12 हमसे कहता है कि देखिए, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक बार में 14 दिन से ज्यादा का नहीं देंगे, ठीक है। फिर से सुनिएगा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक बार में 14 दिन से ज्यादा का नहीं देंगे, और ये जो 14 दिन है इसमें भी जो है कोशिश की जाएगी कि ये कंटिन्यूसली नहीं दिया जाएगा। यानी कि हर महीने में मैक्सिमम जो है वो 7 दिन ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे, मैक्सिमम। ठीक है, हर महीने में, यानी कि एक महीने में आप ऐसा समझ लो 7 डेज से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दिया जाएगा। अब एक बार इसको पढ़ लीजिए तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, such confinement shall in no case exceed 14 days at a time, with intervals between the periods of solitary confinement of not less duration than such periods। यानी कि एक बार में सबसे पहली चीज तो 14 दिन से ज्यादा दिया नहीं जाएगा, और अगर 14 दिन का दिया है तो जितने दिन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया है उतने दिन का गैप भी करेंगे। एंड व्हेन इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड शैल एक्सीड 3 months, और जहां पे जो इम्प्रिजनमेंट है वो 3 महीने से ऊपर है, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड 7 days इन एनी मंथ ऑफ द होल इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड। ठीक है, जहां पे इम्प्रिजनमेंट जो है वो 3 महीने से ऊपर का है, वहां पे 1 महीने में 7 दिन से ज्यादा आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं देंगे। एंड अगेन जितने दिन का कन्फाइनमेंट दिया है मिनिमम उतने दिन का आपको गैप तो देना ही पड़ेगा, ये जनरल रूल है। आगे समझ में? सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 10, सेक्शन 9। ओके, नाउ सेक्शन 13 बात करता है इनहैंस पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन, और ये कहता है कि एक व्यक्ति जिसको ऑलरेडी कन्विक्ट किया जा चुका है भारत में चैप्टर 10 या चैप्टर 17 के किसी प्रोविजन को लेके इस संहिता के अंतर्गत of imprisonment which is either of 3 years or upwards, he shall be guilty of the offence punishable under either of those chapters with like imprisonment for the like term, shall be subject for every subsequent offence to imprisonment for life or to imprisonment of either description which may extend to 10 years। यानी कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जो ऑलरेडी प्रीवियसली कन्विक्टेड है चैप्टर 10 या चैप्टर 17 के अंतर्गत, अगर मान लीजिए उसने फिर से कोई जो है क्राइम किया है, तो उसके लिए जो टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, या फिर इम्प्रिजनमेंट दैट कैन बी अप टू 10 years।
So chapter number 1 and chapter number 2 is finished for you people. I hope you have understood it. अगर कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं. स्टार्ट करते हैं अब हम चैप्टर नंबर 3, हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इवन व्हेन इट वाज आईपीसी एंड टुडे, अब जब ये भारतीय न्याय संहिता बन गया है तभी. जनरल एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. और अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में हमने एक सेक्शन पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि इस न्याय संहिता के अंतर्गत आप जब भी ये पूरी न्याय संहिता पढ़ेंगे आपको जनरल एक्सेप्शंस को मद्देनजर रखते हुए बात को आगे बढ़ाना है. जनरल एक्सेप्शंस को क्यों मद्देनजर रखते हैं? क्योंकि ये पूरे भारतीय न्याय संहिता में यही एक्सेप्शंस है. एक्सेप्शन मतलब समझ रहे हो कि सब तो ठीक है मगर इस पे नहीं लागू होगा. ये जो मगर आ जाता है ये वही मगर है. ठीक है. जनरल एक्सेप्शन का सबसे पहला सेक्शन, सेक्शन नंबर 14, act done by a person bound or by mistake of fact believing himself bound by law. देखिए इसके इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट है, अब इसको समझिए. देखिए सेक्शन 14 कहता है, अब सिर्फ देखिएगा क्योंकि ये सारे समझने वाले सेक्शंस हैं. ये अगर अभी नहीं समझ में आए तो पूरा आपका लॉ खत्म हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएंगे. सेक्शन 14 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो इस रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट को मानते हुए, ठीक है, एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ. अगेन कोई व्यक्ति जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट को मानते हुए, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ को, क्योंकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट तो ठीक है लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं उसको. अच्छा देखो ठीक है मैं एक्चुअली ये सब पढ़ा चुकी हूँ कई बार तो मेरे लिए रेपिटेटिव हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा अपर पोर्शन से उठा के पढ़ाने लगती हूँ. मैं एकदम बेस से बताती हूँ. मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं माफ की जाती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट माफ की जा सकती है. तथ्य की भूल माफी के काबिल है लेकिन लॉ की भूल माफी के काबिल नहीं है. जैसे कि कोर्ट ये एक्सपेक्ट करता है दोस्तों कि लॉ सबको पता होगा. ठीक है, कोर्ट ये एक्सपेक्ट करता है कि लॉ सबको पता है. जैसे कि ट्रैफिक में अगर ग्रीन है तो सबको जाना है, ट्रैफिक में अगर रेड है तो सबको रुकना है. ये लॉ मान के चलता है कि सबको पता है. ठीक है, तो ये लॉ है ना, कि अगर रेड है तो आप रुक जाते हो, ग्रीन है तो आप चल देते हो, ये क्योंकि आपको पता है. तो कोर्ट ये मानता है कि ठीक है. अब मान लो यही आप लॉ की भूल कर दो, लाल है और आप निकल जाओ, चालान कट जाता है ना. तो उसको कोर्ट नहीं मानता. कोर्ट कहता है भाई ये लॉ है, ये तो नॉर्मल लॉ है, जनरल लॉ है, सबको पता है, आपको कैसे नहीं पता. लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट यानी तथ्य की भूल कोर्ट मान सकता है. भाई आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, उस कॉन्ट्रैक्ट में आप एक क्लॉज डालना भूल गए, ठीक है, तथ्य की भूल है, आप बाद में डाल सकते हो. कोर्ट बोलेगा ठीक है भाई डाल दो, कोई बड़ी बात नहीं. सेक्शन 14 यही बात कहता है. जैसे कि सेक्शन 14 कहता है कि एक सोल्जर है, उससे उसके ऊपर के ऑफिसर ने बोला कि सामने ये जो XYZ खड़े हैं, ठीक है, इनको मारना है. ये उसके सुपीरियर ऑफिसर का ऑर्डर है इन ऑफिस. ठीक है, तो जो सोल्जर है वो क्या करेगा? वो मारेगा. तो यहाँ पे क्या सोल्जर ने मर्डर कमिट किया? सोल्जर ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया क्योंकि ये उसके सुपीरियर ऑफिसर का कमांड था. उसने इस कंफर्मिटी के साथ काम किया. ठीक, आया, समझ आया? ये है आपका सेक्शन नंबर 14. Nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself bound by law to do it. दो चीजें याद रखिएगा. पहला, तथ्य की भूल इज ओके, और दूसरा क्या एक चीज हमने अभी पढ़ी? गुड फेथ. ठीक है, गुड फेथ बहुत बड़ी भूमिका निभाता है गाइस लॉ में. ये जितने जनरल एक्सेप्शंस हैं ये गुड फेथ में ही होंगे. जहां पे गुड फेथ हट जाएगा वहां वो क्राइम बन जाएगा, वहां वो क्राइम बन जाएगा. ठीक है, अब आते हैं सेक्शन नंबर 15 पे. एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली. आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि जजेस जो है
वो जब किसी को सेंटेंस सुनाते हैं तो वो क्यों लायबल नहीं है, तो सेक्शन 15 उनको बचाता है हमारे भारतीय न्याय संहिता का। सेक्शन 15 है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, और ये कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर which is or which in good faith he believes to be given to him by law. Okay, now सेक्शन 16 एक्ट डन पर्सुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अब देखिए ये 16 कैसे पूछा जाता है। 16 पूछा जाता है कि जो व्यक्ति फांसी देता है, जो वो हटाता है ना वो कुंडा जिससे कि इंसान लटक जाता है करके तो सेक्शन 16 आपसे ऐसे पूछा जाता है कि वो जो व्यक्ति है वो क्यों लायबल नहीं होता, तो उसको सेक्शन 16 बचाता है। ये कहता है कि कोर्ट के ऑर्डर के अंतर्गत अगर कोई जजमेंट हुआ है, कोई ऑर्डर हुआ है और उसके अंतर्गत एक व्यक्ति को ये कार्यभार सौंपा गया है कि आपको ये काम करना है, तो वो अगर गुड फेथ में ये मानते हुए कि हाँ कोर्ट का ऑर्डर है और उसका जजमेंट है वो ये काम करता है, तो उसके द्वारा किया गया ये कृत्य ऑफेंस नहीं होगा। ये है आपका सेक्शन नंबर 16। ओके, आप सेक्शन नंबर 14 और सेक्शन नंबर 17 को देखिएगा। सेक्शन 14 अभी आपने पढ़ा ही है मेरे द्वारा। सेक्शन 17 क्या कहता है? act done by a person justified or by mistake of fact believing himself justified by law. Act done by a person justified or by mistake of fact believing him justified by law. ऊपर क्या था 14 में? bound by law। देखिए, ये देखिए bound by law, यहाँ पे क्या है? justified by law। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है? वो बाउंड है लॉ के द्वारा, वहां उसके सुपीरियर ऑफिसर ने उसको कमांड दिया था कि भाई गोली चलाओ, उसने गोली चला दी क्योंकि वो लॉ के द्वारा बाउंड है, वो उसको क्वेश्चन करना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या है? जस्टिफाइड बाय लॉ। जस्टिफाइड बाय लॉ का देखिए एग्जाम्पल क्या है कि एक व्यक्ति है, उसने ये देखा उसने ये देखा कि बी जो है वो मर्डर कमिट कर रहा है। मान लीजिए आप हैं, आपने ये देखा कि मैं मर्डर कमिट कर रही हूँ। ठीक है, आपको देखने में ये लगा कि मैं मर्डर कमिट कर रही हूँ। अब आपने क्या किया? आपको लगा कि अरे यार ये तो देखो सी व्यक्ति को मार रही है, तो आपके पास जितनी ताकत थी आपने उतनी ताकत से मुझे रोकने का प्रयास किया। ठीक है, मुझे रोकने का प्रयास किया, आपने मुझे पकड़ लिया और ले जाके प्रॉपर अथॉरिटीज के सामने मुझे पेश कर दिया कि भैया ये तो देखिए ये सर ये मर्डर कर रही थी। ठीक, आपको नहीं पता था कि मैं तो अपने सेल्फ डिफेंस में काम कर रही थी। आपको ये लगा कि भाई ये तो देखो अगले आदमी को मार रही है, इसका मतलब ये जो है मर्डर कमिट करने की जो है आशा से आई हुई है, और इसको जो है हम लोग पुलिस ऑफिसर या जो भी अपना अथॉरिटी है उसके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। अब ये क्या हुआ? आपने मुझे रोकने में मान लो फोर्स प्रयोग किया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? आपने कोई क्राइम कमिट किया? सेक्शन 17 कहता है नहीं। क्यों? क्योंकि आपने गुड फेथ में वो काम किया। अगेन मैंने क्या बोला था? गुड फेथ यहाँ पे बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो आपने गुड फेथ में काम किया, आपको नहीं पता था कि मैं तो खुद उस व्यक्ति से बचने के लिए सेल्फ डिफेंस यूज कर रही हूँ ना। आपको दूर से ये लगा कि ऐसा हो रहा है, तो आपने अपना जो दिमाग है, आपको ये लगा कि नहीं नहीं दिस इज अगेंस्ट लॉ, एंड आपने अपना गुड फेथ में पावर को यूज किया। तो ये है आपका सेक्शन 17 जस्टिफाइड बाय लॉ। दोनों में अंतर है, वन इज बाउंड बाय लॉ, वन इज जस्टिफाइड बाय लॉ। सेक्शन 14 सेक्शन 17 अंतर पूछा जाता है, इसलिए आई होप आपको दोनों क्लियर हो गए हों। अब सेक्शन 17 को आइए पढ़ लेते हैं हम लोग। ये कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a person who is justified by law or who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be justified by law in doing it. Okay, now coming to section number 18, accident in doing a lawful act। अब देखिए, एक व्यक्ति अपना काम कर रहा है लॉफुली। ठीक है, अब उसके द्वारा कोई एक्सीडेंट हो गया जो उसने जानबूझ के नहीं किया, तो लॉ कहता है कि भाई गलती नहीं है, आपने जानबूझ के नहीं किया, वो ऑफेंस नहीं है अगर आप प्रॉपर केयर और कॉशन के साथ काम कर रहे थे। सेक्शन 18 का जो हमारा सॉलिड टर्म है वो है प्रॉपर केयर और कॉशन। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी, इसका इलस्ट्रेशन पूछा जाता है। आप देखिए इलस्ट्रेशन से ही मैं भी आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। मान लीजिए एक हथौड़ा है, हथौड़ा सबने यूज किया होगा। ठीक है,
अब मान लीजिए एक हथौड़ा है जो कि जनरली बहुत अच्छी गुड कंडीशन में है, आप उसको रोज यूज करते हैं, आप उसको रोज साफ करते हैं, रोज उसके जो अगर पेज है कोई तो वो आप टाइट वाइट करके रखते हो। अब एक दिन आप उसको जो यूज कर रहे थे, जनरली आप अपनी ड्यूटी पे जाते हो और उस हथौड़े को यूज करते हो, आप उस हथौड़े को यूज कर रहे थे, आपने जैसे उस हथौड़े को मारा, जो हथौड़े का वो ऊपर का जो सर होता है, दैट फ्लू ऑफ एंड दैट वेंट एंड हिट लेट अस से अ पर्सन नेम्ड एक्स। एक्स को चोट लगी, ठीक है, या एक्स जो है वो उस चोट से मर गया, तो यहाँ पे क्या आपने कोई ऑफेंस कमिट किया? द आंसर इज नो। Why? Because you took proper care and caution. So A is at the work with a hatchet. The head flies off and kills a man who's standing by. Here, if there was no want of proper caution on the part of A, his act is excusable and not an offense. This is section number 18. ना प्रॉपर केयर एंड कॉशन, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। गुड फेथ था, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। आपके पार्ट पे कोई नेग्लिजेंस नहीं थी, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। और ये एक एक्सीडेंट और मिस फॉर्चून था, ये भी आपको प्रूव करना पड़ेगा। दिस इज सेक्शन नंबर 18 गाइस फॉर यू पीपल। नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर 19। सेक्शन नंबर 19 हमसे कहता है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। सेक्शन नंबर 19 से हम लोग स्टार्ट करेंगे कल गाइस। आज के लिए मुझे लगता है इतना ही रखते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी सेक्शन नंबर 9 से सेक्शन नंबर 18 कवर कर लिया है, तो थोड़ा थोड़ा कवर करते हुए चलेंगे और कल हम चैप्टर नंबर 3 को खत्म कर देंगे, चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट कर देंगे। जैसे आज चैप्टर 2 को खत्म किया, चैप्टर 3 स्टार्ट किया, वैसे कल चैप्टर 3 खत्म करके चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए गाइज इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कीप ऑन लाफिंग, लविंग, लिविंग एंड आल्सो स्टडी। आई विल सी यू पीपल अगेन एट द सेम टाइम टुमारो। टिल देन टेक केयर एंड